नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज की गहराई में उतर रहे हैं जो हमारे डिजिटल जीवन का ना अदृश्य मगर शायद सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, बिल्कुल। ऑपरेटिंग सिस्टम, ओएस जिसे कहते हैं। हाँ, ये वो चीज है जो हमारे कंप्यूटर को भाई महज एक धातु के डब्बे से कहीं ज्यादा बनाती है। हमारे पास ओएस की बुनियादी बातों पर एक गाइड है और आज हम इसी में से कुछ खास बातें निकालेंगे। कोशिश ये रहेगी कि हम समझें कि आखिर ये ओएस क्या भला है, ये पर्दे के पीछे क्या क्या करता है और कैसे ये हमारे कंप्यूटर इस्तेमाल करने के अनुभव को मुमकिन बनाता है। सही है। इसे आप हार्डवेयर और हमारे बीच का एक जरूरी पुल समझ सकते हैं एक तरह से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सोचिए ना, जब कंप्यूटर पर कोई भारी भरकम गेम चलाते हैं तो सीपीयू, मेमोरी, ग्राफिक्स कार्ड, स्क्रीन, इन सब के बीच तालमेल कौन बिठाता है? जी हाँ, यही ओएस। आपने बिल्कुल सही नींव रखी। ऑपरेटिंग सिस्टम महज एक सॉफ्टवेयर का टुकड़ा नहीं है, ये कंप्यूटर सिस्टम की जान है, उसकी बुनियाद। अच्छा, इसका सबसे अहम काम है कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर संसाधन है उनका प्रबंधन करना। संसाधन मतलब? जैसे सीपीयू, मेमोरी। हाँ। जैसे सीपीयू का कीमती समय किसे और कब मिलेगा, मेमोरी का कौन सा हिस्सा किस प्रोग्राम को देना है, हार्ड डिस्क पर डेटा कैसे सेव होगा और प्रिंटर या कीबोर्ड जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस कैसे काम करेंगे, ये सब ओएस की ही जिम्मेदारी है। ओके। और ये सिर्फ प्रबंधन नहीं करती बल्कि हमारे यानी उपयोगकर्ता और उस जटिल हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस भी देती है, बातचीत का जरिया बनती है। इसी मैनेजमेंट और इंटरफेस की वजह से कंप्यूटर स्थिर रहता है, तेजी से काम करता है और हाँ, वो चीज जो हम सब करते हैं, मल्टीटास्किंग, मतलब एक साथ कई काम करना, वो भी इसी की बदौलत मुमकिन हो पाता है। ठीक है, तो ये सुनने में तो बहुत बड़ा काम लगता है। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। ये जो प्रबंधन की बात हुई, इसमें असल में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले शायद प्रोसेस मैनेजमेंट आता है। जब हम कोई ऐप या प्रोग्राम चलाते हैं तो ओएस उसे एक प्रोसेस की तरह देखता है ना? हाँ, बिल्कुल सही। हर चलता हुआ प्रोग्राम ओएस की नज़र में एक प्रोसेस है और प्रोसेस मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ उन्हें चलाना भर नहीं है, बल्कि उनके बीच सीपीयू के समय का बंटवारा करना है। इसे सीपीयू शेड्यूलिंग कहते हैं। सीपीयू शेड्यूलिंग? हाँ, देखिए, आपका सीपीयू एक सेकंड में अरबों ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन एक समय में वो एक ही काम पर फोकस करता है। ओएस बड़ी चतुराई से सीपीयू का ध्यान मिलीसेकंड्स के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर अलग-अलग प्रोसेस को देता है। अच्छा। ये इतनी तेजी से होता है कि हमें लगता है सब कुछ एक साथ चल रहा है, गाना भी बज रहा है, ब्राउजर में वेब पेज भी खुल रहा है और शायद पीछे कुछ डाउनलोड भी हो रहा है। यही है मल्टीटास्किंग का राज। वाह। और इसी से जुड़ा है मेमोरी मैनेजमेंट। कंप्यूटर की रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, हाँ, रैम। वो जगह है जहां चल रहे प्रोग्राम और उनका डेटा रहता है। अब ये सीमित होती है, तो ओएस का काम है इस कीमती मेमोरी को जरूरत के हिसाब से अलग-अलग प्रोसेस में बांटना और ये भी पक्का करना कि कोई एक प्रोसेस दूसरे की मेमोरी में तांग झांक न करे। अच्छा, मतलब दखल न दे। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसा हो जाए तो सिस्टम धीमा पड़ सकता है या क्रैश भी हो सकता है। वो जो स्क्रीन जम जाती है ना कभी-कभी। हाँ हाँ, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है वो। वही। अच्छा, यानी ओएस एक तरह का कुशल मैनेजर है जो तय करता है कि किसे कब और कितना रिसोर्स मिलेगा। प्रोसेस और मेमोरी तो अंदर की बातें हो गई, लेकिन हम जो फाइलें बनाते हैं, सेव करते हैं या फिर जो प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, उनका क्या? हाँ, वो भी ओएस के ही बहुत जरूरी काम है। फाइल मैनेजमेंट वो सिस्टम है जो हमें अपनी डिजिटल जानकारी को व्यवस्थित रखने में मदद करता है। हाँ, जब आप कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसे नाम देते हैं, किसी फोल्डर में सेव करते हैं, जैसे कोई डॉक्स फाइल, बाद में उसे ढूंढते हैं, कॉपी करते हैं या डिलीट करते हैं, ये सब ओएस के फाइल सिस्टम की वजह से ही होता है। अच्छा। ये फाइलों को हार्ड डिस्क पर सहेजता है और उनका पूरा हिसाब रखता है। और डिवाइस मैनेजमेंट का काम है कंप्यूटर से जुड़े सभी हार्डवेयर उपकरणों, प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम, यूएसबी ड्राइव्स, यहाँ तक कि कीबोर्ड और माउस को संभालना। देखिए, ओएस सीधे हार्डवेयर से बात नहीं कर सकता, उसे एक ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। ट्रांसलेटर? हाँ, ये ट्रांसलेटर होते हैं डिवाइस ड्राइवर्स, छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो ओएस को बताते हैं कि किसी खास डिवाइस से कैसे बात करनी है।
बिना सही ड्राइवर के आपका नया प्रिंटर बस एक डब्बा ही रह जाएगा। समझ गया। तो प्रोसेस, मेमोरी, फाइलें और डिवाइस, ये चारों मिलकर ओएस के मुख्य काम बनते हैं। लेकिन क्या सभी ओएस ये काम एक ही तरीके से करते हैं? हमने सुना है विंडोज़ है, मैकओएस है, लिनक्स है, एंड्रॉयड है। क्या इनमें कुछ बुनियादी फर्क हैं, जैसे आपने कहा सिंगल यूज़र बना मल्टी यूज़र? हाँ, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि यहीं से ओएस की विविधता सामने आती है। हाँ, एक बुनियादी वर्गीकरण सिंगल यूज़र और मल्टी यूज़र का है। सिंगल यूज़र ओएस, जैसा नाम से ही लगता है, डिज़ाइन किया गया है कि एक समय में एक ही व्यक्ति कंप्यूटर का इस्तेमाल करे, जैसे विंडोज़ के ज़्यादातर होम एडिशन। ओके। मल्टी यूज़र ओएस एक ही समय में कई उपयोगकर्ताओं को सिस्टम पर लॉगिन करने और काम करने की इजाज़त देते हैं। ये सर्वर वाली दुनिया में बहुत आम है, जहां कई लोग एक ही मशीन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लिनक्स और यूनिक्स इसके क्लासिक उदाहरण हैं। हालांकि आजकल ये लाइन थोड़ी धुंधली हो गई है, क्योंकि विंडोज़ और मैक ओएस के भी ऐसे वर्जन हैं जो मल्टी यूज़र क्षमताओं को सपोर्ट करते हैं। तो ये सिंगल या मल्टी यूज़र वाला फ़र्क सिर्फ एक पहलू हुआ। क्या और भी तरह के ओएस होते हैं जो मतलब खास कामों के लिए बने हों? निश्चित रूप से यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया और भी दिलचस्प हो जाती है। कुछ ओएस खास तरह की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ही डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे? एक महत्वपूर्ण प्रकार है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, RTOs जिन्हें कहते हैं। रियल टाइम? हाँ, इनकी खासियत यह है कि ये तय समय सीमा के अंदर काम पूरा करने की गारंटी देते हैं। इनमें देरी की कोई गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए किसी कार के एयरबैग सिस्टम को मिली सेकेंड्स में फैसला लेना होता है, या किसी फैक्ट्री के रोबोट को एकदम सही समय पर अपना काम करना होता है। ओह हाँ। अगर वहाँ OS रिस्पॉन्स देने में जरा भी देर कर दे तो नतीजा बहुत खतरनाक हो सकता है। RTOs ऐसे ही टाइम क्रिटिकल सिस्टम्स के लिए बने हैं। समझ गया। फिर आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कई अलग अलग कंप्यूटरों को एक नेटवर्क के जरिए जोड़कर ऐसे दिखाते हैं जैसे वो एक ही बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर हो। अच्छा। ये सभी कंप्यूटर मिलकर रिसोर्सेज जैसे प्रोसेसिंग पावर, स्टोरेज को शेयर करते हैं। बड़ी बड़ी साइंटिफिक कैलकुलेशन या डेटा एनालिसिस करने वाले कंप्यूटर क्लस्टर इसी तरह काम करते हैं। एक और प्रकार है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मल्टी यूजर का ही एक कह सकते हैं विकसित रूप है। ये CPU के समय को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में, जिन्हें टाइम स्लाइस कहते हैं, बांटकर बारी बारी से हर यूजर या प्रोसेस को देता है। ये अदला बदली इतनी तेज होती है कि हर यूजर को लगता है कि पूरा कंप्यूटर सिर्फ उसी के लिए काम कर रहा है। कमाल है। तो ये दिखाता है कि अलग अलग प्रॉब्लम्स और ज़रूरतों के लिए कितने अलग अलग तरह के OS आर्किटेक्चर मौजूद हैं। वाह, ये तो सच में बहुत विविधता है। अब उस पहली चीज पर आते हैं जो हम कंप्यूटर के साथ करते हैं, उसे चालू करना। पावर बटन दबाने से लेकर डेस्कटॉप दिखने तक का जो सफर है, उसे बूटिंग कहते हैं। सही कहा? हाँ, बिल्कुल। ये असल में OS को हार्ड डिस्क से उठाकर कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी मतलब रैम में लाने की प्रक्रिया है। मैंने सुना है ये दो तरह की होती है, कोल्ड बूटिंग जब कंप्यूटर एकदम बंद से चालू हो, और वार्म बूटिंग जब उसे रीस्टार्ट किया जाए। हाँ, आपने सही समझा। कोल्ड बूटिंग या हार्ड बूटिंग तब होती है जब सिस्टम को शून्य से शुरू किया जाता है, पावर ऑन करके। वार्म बूटिंग या सॉफ्ट बूटिंग में सिस्टम पहले से चल रहा होता है और उसे रीस्टार्ट कमांड दिया जाता है। इसमें कुछ शुरुआती हार्डवेयर चेकें स्किप हो सकती हैं। ओके। लेकिन दोनों ही मामलों में ये सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, बल्कि एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है। जैसे ही पावर मिलती है, कंप्यूटर का फर्मवेयर मदरबोर्ड पर लगी एक चिप, जिसमें स्थायी सॉफ्टवेयर होता है, जिसे बायोस या आजकल ज्यादातर UEFI कहते हैं, वो जाग उठता है। बायोस या UEFI? हाँ, इसका पहला काम है पोस्ट करना, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पोस्ट? हाँ, ये एक तरह का हेल्थ चेकअप है, जिसमें ये पक्का किया जाता है कि ज़रूरी हार्डवेयर जैसे CPU, रैम, कीबोर्ड वगैरह जुड़े हैं और काम करने लायक हैं या नहीं।
अगर कोई बड़ी गड़बड़ होती है तो यहीं पर बीप कोड्स या स्क्रीन पर एरर मैसेज आ जाता है। अच्छा, वो बीप आवाजें इसलिए आती हैं कभी-कभी। बिल्कुल। पोस्ट सफल होने के बाद बायोस यूएफआई स्टोरेज डिवाइस पर मतलब हार्ड डिस्क या एसएसडी पर एक खास प्रोग्राम ढूंढता है जिसे बूट लोडर कहते हैं। बूट लोडर। हाँ, बूट लोडर का मिशन है ऑपरेटिंग सिस्टम के दिल यानी कर्नल और दूसरी जरूरी फाइलों को डिस्क से ढूंढकर रैम में लोड करना। जैसे ही कर्नल रैम में आता है और कंट्रोल संभालता है, वो बाकी के सिस्टम ड्राइवर्स और सेवाओं को शुरू करता है और अंत में जब सब कुछ तैयार हो जाता है तब जाकर हमें वो ग्राफिकल इंटरफेस मतलब डेस्कटॉप या फिर कमांड लाइन दिखती है और कंप्यूटर हमारे इस्तेमाल के लिए तैयार होता है। अच्छा, ये पूरी चेन हर बार कंप्यूटर चालू होने पर दोहराई जाती है। कमाल है। ये जानना कि उस चंद सेकंड में पर्दे के पीछे इतना कुछ होता है काफी दिलचस्प है। चलिए अब उन बड़े नामों पर आते हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं, विंडोज, लिनक्स, मैक ओएस और एंड्रॉयड। इनमें मुख्य अंतर क्या है, खासकर जो हमारे स्रोत बताते हैं? आपने सिंगल मल्टी यूजर बताया, और क्या फर्क है? हाँ, इन पॉपुलर ओएस में कुछ मुख्य अंतर हैं जो उन्हें अलग पहचान देते हैं। यूजर के हिसाब से हमने बात की। एक बड़ा फर्क है उनकी फिलॉसफी और सोर्स कोड का। लिनक्स और एंड्रॉयड ओपन सोर्स हैं। ओपन सोर्स मतलब ये कि उनका सोर्स कोड जो प्रोग्रामिंग कोड होता है वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है। कोई भी डेवलपर उसे देख सकता है, उसमें बदलाव कर सकता है और उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल या बांट सकता है। इससे कम्युनिटी संचालित विकास और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है। अच्छा। दूसरी तरफ विंडोज और मैकओएस प्रोप्राइटरी या क्लोज्ड सोर्स हैं। उनका कोड माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल की बौद्धिक संपदा है और उसे वे कंट्रोल करते हैं। इससे उन्हें एक पॉलिश्ड और एक जैसा अनुभव देने में मदद मिलती है, लेकिन ये यूजर्स और डेवलपर्स के लिए कम लचीला होता है। इंटरफेस की बात करें तो आजकल लगभग सभी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI देते हैं, आइकॉन्स, विंडोज, मेन्यू वगैरह, जिससे इस्तेमाल आसान हो जाता है। हाँ, वो तो है। लेकिन लिनक्स की दुनिया में कमांड लाइन इंटरफेस CLI का भी बहुत दबदबा है, जो टेक्स्ट आधारित कमांड पर चलता है और अनुभवी यूजर्स के लिए बहुत शक्तिशाली हो सकता है। मैकओएस का आधार भी यूनिक्स जैसा है, इसलिए उसमें भी शक्तिशाली CLI मौजूद है। विंडोज में भी कमांड प्रॉम्प्ट और पावरशेल है, लेकिन उसका मुख्य जोर हमेशा GUI पर रहा है। और इनके इस्तेमाल के क्षेत्र भी तो अलग-अलग हैं, जैसे कौन सा कहाँ ज्यादा चलता है? बिल्कुल, इस्तेमाल के मामले में भी काफी अंतर है। विंडोज दुनिया भर में डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटरों पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला OS है, खासकर घरों और ऑफिसों में। हाँ, ये तो पता है। लिनक्स सर्वर मार्केट में बहुत मजबूत है। आप मान लीजिए इंटरनेट का एक बड़ा हिस्सा लिनक्स पर ही चलता है। साथ ही ये डेवलपर्स और टेक के शौकीन लोगों के बीच डेस्कटॉप पर भी लोकप्रिय है, क्योंकि ये मुफ्त है और बहुत लचीला है। मैकओएस सिर्फ एप्पल के मैक कंप्यूटर पर ही चलता है और अपनी डिजाइन, स्थिरता और खासकर क्रिएटिव कामों के लिए जाना जाता है। डिजाइनर्स वगैरह काफी यूज करते हैं। हाँ, और एंड्रॉयड जो खुद लिनक्स कर्नल पर आधारित है, वो मोबाइल फोन और टैबलेट की दुनिया पर राज करता है। तो हर OS ने अपनी एक खास जगह बना ली है। अपने GUI और CLI का जिक्र किया। ये कंप्यूटर से बात करने के दो अलग-अलग तरीके हैं। क्या एक दूसरे से बेहतर हैं या ये बस पसंद की बात है? इसे सीखना आसान है और रोजमर्रा के कामों के लिए बहुत सुविधाजनक है। ज्यादातर लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। CLI यानी कमांड लाइन इंटरफेस, वो काली या नीली स्क्रीन है जहां हम टेक्स्ट कमांड टाइप करते हैं। ये शायद देखने में उतना आकर्षक न लगे और इसे सीखने में थोड़ी मेहनत लगती है। आपको कमांड्स याद रखने होते हैं। हाँ, वो थोड़ा डरावना लगता है शुरू में। हाँ, लग सकता है, लेकिन खासकर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोग्रामिंग या कई कामों को ऑटोमेट करने के लिए CLI अक्सर GUI से कहीं ज्यादा तेज, सटीक और शक्तिशाली साबित होता है। अच्छा। अच्छी बात यह है कि आजकल ज्यादातर OS, खासकर लिनक्स और मैकओएस, दोनों इंटरफेस बखूबी देते हैं, तो यूजर अपनी जरूरत और आराम के हिसाब से चुन सकता है या दोनों का मिला-जुला इस्तेमाल भी कर सकता है। ये विरोधी नहीं है, बल्कि अलग-अलग जरूरतों और के लिए बने पूरक तरीके हैं एक तरह से। ये जानना अच्छा है कि दोनों विकल्प हमारे पास हैं। OS के अलावा कंप्यूटर में कुछ और सहायक प्रोग्राम भी होते हैं, जिन्हें शायद सिस्टम यूटिलिटीज कहते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप वगैरह। इनका क्या रोल है? हाँ, बिल्कुल। ये सिस्टम यूटिलिटीज OS का ही हिस्सा होती हैं या उसके साथ आती हैं और सिस्टम को स्वस्थ और कुशल बनाए रखने में मदद करती हैं।
जैसे आपने कहा डिस्क क्लीनअप, जो कंप्यूटर में जमा हुई फालतू फाइलें जैसे टेम्पररी इंटरनेट फाइल्स, डाउनलोड किए गए प्रोग्राम फाइल्स जिनकी अब जरूरत नहीं। रिसाइकल बिन का कचरा को ढूंढकर डिलीट करने का ऑप्शन देता है, जिससे कीमती डिस्क स्पेस खाली होता है। हाँ, ये तो मैं भी यूज करता हूँ। डिस्क डीफ्रैगमेंटर भी एक क्लासिक यूटिलिटी है। हालांकि इसकी ज़रूरत आजकल SSD मतलब सॉलिड स्टेट ड्राइव के साथ बहुत कम हो गई है। पुरानी हार्ड डिस्क ड्राइव HDD पर फाइलें टुकड़ों में बिखर जाती थीं। डीफ्रैगमेंटर उन्हें इकट्ठा करके डिस्क को व्यवस्थित करता था, जिससे फाइलें तेजी से खुलती थीं। ओके। आजकल के OS में अक्सर बिल्ट इन एंटीवायरस या मैलवेयर प्रोटेक्शन होता है, या कम से कम एक सिक्योरिटी सेंटर होता है जो आपको खतरों से आगाह करता है। टास्क मैनेजर, हाँ, टास्क मैनेजर या macOS में एक्टिविटी मॉनिटर, ये एक बेहद काम का टूल है। अगर कंप्यूटर धीमा चल रहा है तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कौन सा प्रोग्राम या प्रोसेस सबसे ज्यादा CPU या मेमोरी खा रहा है। अगर कोई प्रोग्राम हैंग हो गया है तो उसे यहीं से एंड टास्क करके बंद किया जा सकता है। हाँ, ये तो लाइफ सेवर है कभी-कभी। बिल्कुल। और फिर कंट्रोल पैनल या सेटिंग्स ऐप तो है ही, जहाँ से सिस्टम की लगभग हर सेटिंग, डिस्प्ले, आवाज, नेटवर्क, यूजर अकाउंट, प्राइवेसी को बदला जा सकता है। ये सब मिलकर OS को चलाने और मेंटेन करने में मदद करते हैं। इन यूटिलिटीज के अलावा फाइलों को पहचानने के लिए उनके नाम के आखिर में कुछ अक्षर होते हैं, जैसे .docx या .jpg, और कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट भी होते हैं जो काम तेज कर देते हैं। बिल्कुल। फाइल एक्सटेंशन फाइलों की पहचान बताते हैं। ये OS को और हमें भी समझने में मदद करते हैं कि फाइल किस टाइप की है और उसे किस प्रोग्राम से खोलना चाहिए। कुछ आम एक्सटेंशंस हैं। .exe विंडोज में चलने वाला प्रोग्राम, हाँ, exe तो पता है। .docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट, .xlsx एक्सेल स्प्रेडशीट, .pptx PowerPoint प्रेजेंटेशन, .jpg PNG GIF ये इमेज फाइलें हैं, .mp3 WAV ऑडियो फाइलें, .mp4 AVI MKV वीडियो फाइलें, .pdf पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो कहीं भी एक जैसा दिखता है, .zip .rar कंप्रेस्ड आर्काइव फाइलें जिनमें कई फाइलें एक साथ पैक होती हैं। ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ये कुछ सबसे आम है। और हाँ, कीबोर्ड शॉर्टकट ये सच में काम करने की रफ्तार बढ़ा सकते हैं। कुछ सबसे उपयोगी हैं Ctrl+C कॉपी, Ctrl+X कट, Ctrl+V पेस्ट। ये तो रोज काम आता है। हाँ, Ctrl+Z अंडू, Ctrl+S सेव, Ctrl+F फाइंड खोजना, Alt+Tab खुली हुई विंडोज के बीच स्विच करना, विंडोज की+D सब मिनिमाइज करके डेस्कटॉप दिखाना, विंडोज की+L कंप्यूटर लॉक करना। ये लॉक वाला अच्छा है। और मुश्किल समय का साथी Ctrl+Shift+S सीधे टास्क मैनेजर खोलना। अच्छा, ये डायरेक्ट टास्क मैनेजर। हाँ, इन्हें इस्तेमाल करने की आदत डालने से काफी समय बच सकता है। तो कुल मिलाकर आज की इस गहरी पड़ताल से ये साफ है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सिर्फ दिमाग नहीं, शायद दिल भी है। ये हार्डवेयर को सजीव करता है, उसे हमारे लिए इस्तेमाल करने लायक बनाता है, ये संसाधनों का प्रबंधन करता है, हमें एक इंटरफेस देता है, मल्टीटास्किंग से लेकर फाइल मैनेजमेंट तक सब कुछ संभव बनाता है। ये वाकई में पर्दे के पीछे का वो गुमनाम हीरो है जिसके बिना हमारी आज की डिजिटल जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। आपने बहुत अच्छे से सार प्रस्तुत किया। अगर कुछ मुख्य बातें हमें याद रखनी है तो वो है OS के बुनियादी काम, रिसोर्स मैनेजमेंट, प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, OS के अलग-अलग प्रकार, अलग ज़रूरतों के लिए सिंगल, मल्टी यूज़र, RTOS, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंप्यूटर के चालू होने की प्रक्रिया, बूटिंग, और हमारे साथ संवाद करने के तरीके, GUI और CLI। ये समझना ज़रूरी है कि OS सिर्फ एक तकनीकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तय करता है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे जुड़ते हैं, हमारा अनुभव कैसा होता है। ये उस अनुभव की नींव है। और भविष्य को देखते हुए क्या लगता है, OS कहाँ जा रहे हैं, मतलब आगे क्या? ये एक बहुत ही रोमांचक सवाल है। OS लगातार बदल रहे हैं, विकसित हो रहे हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग ने OS की भूमिका बदली है। अब शायद OS का कुछ हिस्सा हमारे डिवाइस पर हो और कुछ क्लाउड में। AI के आने से OS और स्मार्ट हो रहे हैं। शायद भविष्य में वो हमारी ज़रूरतों को हमसे पहले ही समझ जाए और उनके हिसाब से सिस्टम को ऑप्टिमाइज करें। हाँ, ये हो सकता है।
IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब है अरबों छोटे छोटे डिवाइस इंटरनेट से जुड़ रहे हैं, घड़ियों से लेकर फ्रिज तक। इन सब के लिए हल्के, सुरक्षित और कुशल OS की जरूरत होगी। तो एक विचार ये उठता है, क्या भविष्य में OS इतने सहज और अदृश्य हो जाएंगे कि हमें उनके होने का एहसास ही नहीं होगा? वो बस बैकग्राउंड में हमारी सेवा करते रहेंगे। मतलब एकदम अंडर द हुड। हाँ बिल्कुल। या पर क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी जब मुख्य धारा में आएगी, तो क्या हमें पूरी तरह से नए सिद्धांतों पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने होंगे, जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते? ओह, क्वांटम OS। हाँ, तो ये सोचने वाली बात है कि अगला बड़ा पड़ाव क्या होगा। इसी विचार के साथ शायद आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।